भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत देश भर में श्रद्धांजलि मिली। 99वीं जयंती में होंगे कई कार्यक्रम। 12 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को मिलेंगे। साथ ही आज 3:30 बजे होगा नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। सीएम बोले, मध्य प्रदेश में फिर चलेगी डबल इंजन की सरकार। अयोध्या के लिए तमिलनाडु के नामकल से पहुंच रही घंटियां। ससुराल के मेवे से लगेगा पहला भोग। प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु। घाटी में आतंकी साजिश नाकाम। एलओसी के पास मिला हथियारों का जखीरा। ड्रोन से गिराई 6 आईजी और हथियार सेना ने किए बरामद। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। अगले 2 से 3 दिनों तक राहत के आसार नहीं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, बिहार तक घना कोहरा। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ एनआईवी ने शुरू की जांच। JN.1 को आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू। मौजूदा टीकों के असर का पता लगाएगा एनआईवी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा हरियाणा के पंचकुला लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम कार्यक्रम से दिखाते हैं। सुशासन दिवस पर यहाँ पर हमारे बीच विराजमान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे तमाम 22 ज़िलों में सभी मंत्रीगण जो वहाँ आज ख़ास तौर पर गए हैं, सांसदगण, विधायकगण, यहाँ पर मौजूद सारे मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी मेरे साथी और महिलाओं, बंधुओं और मीडिया के भाइयों, मुझे बताते हुए एक बार फिर हर्ष हो रहा है कि आज समस्त प्रदेश में हरियाणा सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हम सब जानते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक तरह से समर्पित होता है। आज के दिन हम बड़ा दिन भी मानते हैं, क्रिसमस का भी एक त्यौहार है। इसके अलावा हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। हम सब इन सभी महानुभावों को नमन करते हैं और सुशासन दिवस की भी इसी दिन हम प्रेरणा भी लेते हैं। दूर दराज के गांवों में रहने वाले कम पढ़े लिखे आम आदमी को सरकार की सेवाओं, उसके कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल जाए, समय पर मिल जाए और अपने हक के लिए उसे बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसी को हम सुशासन मानते हैं। ये एक अच्छा शासन है जिसमें कि हम हर व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कर सकते हैं। हर आवाज़ को सुशासन बुलंद करता है और किसी को भी हाशिए पर नहीं छोड़ता। इसी सिलसिले में भारत सरकार के तत्वावधान में और हरियाणा सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है, जिसके द्वारा हम सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की हमारी हरियाणा सरकार हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उनका हर नागरिक तक उसका पहुंचना और उसका क्या वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए भी हमारे अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज 3 प्रकार के पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कर कमलों से हम प्रदान करना चाहेंगे। एक तो स्टेट फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए है, राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं और फिर उसके अलावा ज़िला स्तरीय भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 3 ज़िला स्तरीय पुरस्कार हैं। हमने रैंकिंग भी इस बार पहली बार ज़िलों की है और मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि जो ये निर्णय किए गए, पहले जो स्कीम फाइनलाइज की वो हमारे यंग ऑफिसर्स की हमने टीम्स बनाकर उनको निर्धारण किया, डीसीज़ की, एडीसीज़ की टीम, ताकि प्रतिस्पर्धा भी अच्छी हो और जो निर्णय किए वो अंत में जो हम कह सकते हैं उनको चूज़ किया क्वालिटी के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, वो हमारे 3 बहुत वरिष्ठ ऑफिसर्स रहे हैं, श्रीमती नवराज संधू, श्री राजन गुप्ता और
श्री पी राघवेंद्र राव, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया है। हर डिपार्टमेंट को जिनको हम आज पुरस्कृत आपके कर कमलों से करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी जैसे निर्धारित किया था सरकार ने, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को नहीं इसमें सम्मिलित करते, क्योंकि उनको तो ऑनर मुख्यमंत्री जी कहते हैं होता ही मिलता ही रहता है, उनको तो हम रिकग्नाइज करते ही रहते हैं। इसमें हम जो नेक्स्ट स्टेज के ग्रुप आप मान के चलिए लेवल 2 कह लो या यंगर हों ऑफिसर्स, उनको पुरस्कृत करते हैं। और उसी तरह से हमने 6 व्यक्तियों का ही इसमें आने के लिए चयन किया है और बहुत शॉर्ट, बहुत टाइम बाउंड कार्यक्रम होगा। मैं आशा करता हूं कि राज्य के प्रत्येक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस आयोजन से प्रेरित होकर भविष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तथा अगले वर्ष सुशासन दिवस में पुरस्कृत होने के लिए बेहतर ढंग से कार्य भी करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और कल्याणकारी योजनाओं का भी यहाँ से आज शुरुआत करेंगे। हम सब उसके लिए बहुत आतुर रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत स्वागत और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्य सचिव महोदय आपका। सचमुच आज एक विशेष दिन तो है ही, लेकिन साथ ही सुशासन से सेवा के संकल्प को दोहराने का, आत्मसात करने का एक खास पर्व भी है। सुशासन यानी विधि द्वारा संचालित न्यायपूर्ण शासन, सुशासन यानी समानता और समावेशन, सुशासन यानी जनभागीदारी, सुशासन यानी हितधारकों के प्रति जवाबदेही, सुशासन यानी पारदर्शिता, सुशासन यानी निष्पक्षता। और देवी और सज्जनों, इन सब पहलुओं पर, इन सब मानकों पर प्रदेश सरकार बहुत शिद्दत से आगे बढ़ रही है और सुशासन के माध्यम से एक आम जन के जीवन को सरल करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन कोशिश है, मौका है। आज हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। सुशासन की प्रदेश में किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक लघु फिल्म के माध्यम से आइए हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के तत्वावधान में ये फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। ऑनलाइन पॉलिसी से हम लड़कियों को बहुत फ़ायदा हुआ है कि हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। गए हैं, साइन किया है और अपनी पोस्ट पर हमने ज्वाइन किया। मेरे पहचान पत्र में 60 साल की उम्र हो गई तो फ़ोन आया हमारे पास, हमारी पेंशन बन गई है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, घर पे बैठ के काम हो जाते हैं सारे। जैसे कहते थे कि पैसे के बिना जॉब नहीं मिल सकती, वो चीज़ नहीं है। ये जॉब जो हमें मिली है अपनी मेरिट के हिसाब से मिली है। गवर्नमेंट ने भी की जो पॉलिसीज हैं वो भी हमारे फेवर में है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हुई तरक्की मिला आधार, सुशासन की जय जयकार। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो भूख, डर, अशिक्षा और अभावों से मुक्त हो। अटल जी के इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए और सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सम्मान में साल 2014 से 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र को सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विचार को
अपना कर्तव्य मानकर हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में योजनाओं की मनोहर सौगात देकर सुशासन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। राज्य सरकार की तमाम सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन को अब एक क्लिक पर मिलने लगा है। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 56 विभागों की 682 सेवाएं और योजनाओं के साथ ही इन सेवाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी लागू किया गया है। ये सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासियों का बढ़ाया स्वाभिमान। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजकर हरियाणा ने रचा कीर्तिमान। सीएम विंडो के जरिए हो रहा समस्याओं का समाधान। निशुल्क इलाज से हरियाणा हुआ आयुष्मान। पारदर्शी भर्ती, सुरक्षा की गारंटी के जरिए सुशासन को मिली एक नई पहचान। भेदभाव को मिटा सभी को गले से लगाया, हर हरियाणा वासी का स्वाभिमान बढ़ाया। मिली सुविधा जनता खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भोपाल से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर इंतजार खत्म, सस्पेंस जल्द होगा खत्म। मोहन कैबिनेट का विस्तार आज शाम तक होगा और दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 दिन से दिल्ली में चल रही बैठक के बाद सूची फाइनल हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और कैबिनेट में वरिष्ठ पहली बार के विधायकों की सूची को लेकर अहम बात सामने आई है। पहली पाली में 25 विधायकों को किया जाएगा कैबिनेट में शामिल। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, बताया जा रहा है जल्द ही सस्पेंस और इंतजार खत्म होने वाला है। जो कैबिनेट में नाम है वो सामने आ जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, एक सस्पेंस और लंबे दिनों से चल रही अटकलों को आज विराम लग चुका है। आज 3:30 बजे राज्यपाल भवन में सारे जो मंत्री हैं, तकरीबन जो सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 25 से 30 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। और बात की जाए कि एक चौंकाने वाले भी चेहरे यहाँ पर सामने आ सकते हैं। जैसे ही कुछ पहली बार के जो विधायक है उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, और जो पूर्व मंत्री 2 बार से एक मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है उनको इस कैबिनेट में जगह ना मिले। और संभावित जो चेहरे हैं, संभावित चेहरों की अगर हम बात करें तो संभावित सबसे पहले सुनील अनम्यूट जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए सुनील, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज कट रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों को भी इस कैबिनेट में मौका मिल सकता है। और बात की जाए कि लगभग 25 से 30 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के संभावित जो चेहरे की अगर बात करें तो रीति पाठक हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, मालिनी गौड़ हैं, रमेश मेहंदोला हैं, इंदर सिंह परमार हैं, घनश्याम चंद्रवंशी हैं। ऐसे चेहरे हैं जो जो घनश्याम चंद्रवंशी एक ऐसा चेहरा पहली बार के विधायक की कालापीठ विधानसभा से, इनको ही मंत्री बनाया जा सकता है। जी गरिमा।
ठीक है, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लंबे वक्त तक मंथन हो रहा था। और सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कई ऐसे नाम हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मंत्रिमंडल में उनको बड़ी जगह मिल सकती है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, नए जैसे कि सीएम में नए नाम सामने आए थे, नए चेहरे सामने आए, उसी तरीके से क्या कैबिनेट में जब विभाग बांटे जाएंगे उस दौरान भी कुछ पुराने लोगों को जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या फिर नए नाम ही इस बार मंत्रिमंडल में भी होने वाले हैं? जी देखिए गरिमा, यहाँ कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि नए चेहरों को मौका मिलता है और नए चेहरों को अच्छे मंत्रालय मिलते हैं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इस पे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन हाँ, ये बात तय हो चुकी है कि जो नए जो चेहरे हैं उनको भी इस रेस में शामिल किया गया और पुराने चेहरों को भी इस रेस में शामिल किया गया। सभी चेहरों को 3:30 बजे राज्यपाल भवन में शपथ दिलवाई जाएगी। और जो बात की जाए, जो लोग शपथ लेंगे उनको रात को 11:30 बजे ही फोन करके बता दिया गया था कि आप लोगों को सुबह शपथ लेनी है, गोपनीयता की शपथ लेनी है, कृपया करके भोपाल सभी लोग पहुंचे। तो जिन जिन लोगों के पास रात को फोन जा चुका है वो लोग मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर रवाना हो चुके हैं, और कई लोग भोपाल आने भी लग चुके हैं, और कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग पहले से ही भोपाल में डटे हुए हैं। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तैयारी हो चुकी है और इंतजार बस उस वक्त का है जब सस्पेंस खत्म होगा, नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट में आपको बता दें कि कई लोगों को जगह मिल सकती है और पहली पाली में 25 विधायकों को किया जाएगा कैबिनेट में शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का आज कैबिनेट विस्तार की बात सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मोहन कैबिनेट का विस्तार आज शाम तक होने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी पीसीएल के प्रमोशन घोटाले का मामला। घोटाले के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी। पावर कॉर्पोरेशन के अवर अभियंताओं के प्रमोशन में घोटाले के नामजद तत्कालीन अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप सचिव, उप महाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता पर केस दर्ज। विजिलेंस ने मामले में दर्ज कराया मुकदमा। विद्युत सेवा आयोग तत्कालीन सचिव पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात। सदस्य बीके श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। सदस्य बीके श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज। यूपी सरकार में 2017 में विजिलेंस को सौंपी थी जांच। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 27 फरवरी 2023 की रिपोर्ट में विजिलेंस जांच में हुआ खुलासा। आम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, यूपी पीसीएल के प्रमोशनल घोटाले का मामला। घोटाले के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी। आम खबर आपको हम बता दें। पावर कॉर्पोरेशन के अवर अभियंताओं के प्रमोशन में घोटाले की बात। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और घोटाले के नामजद तत्कालीन अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार। और विद्युत सेवा आयोग तत्कालीन सचिव पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सदस्य बीके श्रीवास्तव को लेकर भी अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रसाद मौर्य के बयानों पर रोक लगाने की तैयारी। अखिलेश यादव ने धर्म जाति विशेष पर टिप्पणी करने को गलत बताया। धर्म जाति पर टिप्पणी करने वाले बयानों पर अंकुश लगाने के निर्देश। और एसपी प्रबुद्ध महासभा की राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारियों ने रखी बात। सपा के ब्राह्मण समाज की पंचायत में उठा धर्म पर टिप्पणी का मामला।
और धर्म जाति पर टिप्पणी करने वाले बयानों पर अंकुश लगाने के निर्देश। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्टी में उठ रहे विरोध के स्वरों के बाद सपा अध्यक्ष ने दिए निर्देश। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और धर्म जाति पर टिप्पणी करने वाले बयानों पर अंकुश लगाने के निर्देश को लेकर यह आम खबर सामने आई है। और अगली खबर अमेठी से आपको हम बताते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली गई रैली। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रैली। घर घर पहुंचाया अक्षत। उपाध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अक्षत बांटे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रैली। घर घर पहुंचाया अक्षत। बड़ी जानकारी। लोगों में राम मंदिर बनने की खुशी देखने को मिली है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उपाध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को लेकर यह बात सामने आई है। अमेठी से खबर। राम मंदिर निर्माण को लेकर रैली निकाली गई। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रैली और घर घर अक्षत पहुंचाया। और अगली खबर आपको हम मुरादाबाद से बताते हैं, जहां कमिश्नर की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से मांगी रकम। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर रकम मांगी गई। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनिया कुमार सिंह। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। तो शिकायत के बाद एसआई ने दर्ज कराई एफआईआर। और सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुरादाबाद से खबर। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर रकम मांगे जाने की बात सामने आई है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान निवासी शिवराज ने बनाई थी फर्जी आईडी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी का कार्यकर्ता समागम व तहरी भोज आज होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती पर होगा आयोजन। कुड़िया घाट पर कार्यकर्ता समागम, तहरी भोज आयोजन को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह आम खबर आपको हम बता दें। पूर्व पीएम अटल जी की जयंती पर आयोजन की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। पूर्व पीएम अटल जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम की बात। कुड़िया घाट पर कार्यकर्ता समागम, तहरी भोज आयोजन की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको पंचकुला लेकर चलते हैं और सुशासन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं।
विश्वविद्यालय का उस समय बात है, 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निज़ाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज़ नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूँ, मुझे कोई चीज़ इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निज़ाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मुनादी करा करके शहर में कहा कि निज़ाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जाए, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मुनादी हो गई, निज़ाम को पता लगा। निज़ाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे महात्मा मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस, उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है, और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए? ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा।
जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहाँ भी पहुँचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी आज बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीज़ों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। अब कर तो हम रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीज़ें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफ़ी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि 2 नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा, हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि इस बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा, उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा, जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि जानो, 1 घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप कह रहे हो 1 घंटा लगेगा। कि देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर।
तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन हैं, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है बाकी सब लोगों की, जिसको सहयोग करते हैं। तो इस परिणाम का पारितोषिक ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आपके जो सहयोगी हैं उनकी गति के मिला के आपकी गति बनेगी। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जगह पर अपने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है परिवर्तन का, ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हों, चाहे कर्मचारी हों, बहुत तरह की समस्याएं झेलते थे। कर्मचारियों की मैं बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव, कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स, सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा सीधा लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं, जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता, ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में भी इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है। दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है।
तो पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जिनकी ओर से हम बातें कही जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं। तो अयोध्या से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताएंगे, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की है। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है दिव्य, अलौकिक और भव्य राम मंदिर। आम खबर आपको बता दें, मंदिर की भव्यता तस्वीर के जरिए साफ नजर आ रही है। तो अयोध्या से बड़ी जानकारी, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर की तस्वीर जारी की गई है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार तैयारियां तेजी के साथ में हो रही है। मंदिर का मुख्य द्वार और सीढ़ियां भी बनकर तैयार की जा रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 500 सालों का एक लंबा इंतजार राम भक्तों का खत्म हो रहा है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम लला के मंदिर के निर्माण कार्य किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए। ई मीडिया के जरिए आम लोगों को राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कण कण में बसे हैं राम, लेकिन अब राम का ये दरबार सच कर तैयार हो रहा है और भव्य और दिव्य और अलौकिक राम मंदिर बनाकर तैयार किया जा रहा है। और इस मंदिर की हर एक दीवार में विशेष नक्काशी की जा रही है, इसे विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है और हर तरफ भव्यता नजर आ रही है। रामलला के इस दिव्य और भव्य मंदिर के स्वरूप की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्य द्वार और सीढ़ियां भी बनकर लगभग तैयार नजर आ रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से ये तस्वीर सामने आई है। 27 दिसंबर को करीब से दिखेगा राम मंदिर का निर्माण। ये महज तस्वीर नहीं, ये लोगों को भाव विभोर कर देने वाली तस्वीर है। और आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तस्वीर जारी की गई है। राम भक्तों का 500 सालों से ज्यादा का इंतजार है जो खत्म हो रहा है और ये तस्वीर लोगों के मन में एक बार फिर से भगवान श्री राम के लिए जो आस्था है, जो प्यार है, जो मान्यता है, उस सबको कई गुना बढ़ा रही है और इंतजार खत्म हो चुका है। बस कुछ दिनों का बचा है। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे, किन्हीं दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो पल खत्म हो जा रहा है जो 500 वर्षों की लोगों की तपस्या खत्म हो जा रही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर का ये ऐतिहासिक पल है। और ये मंदिर ही नहीं, ये विश्व पटल की मंदिर है। यहाँ पे लोग आएंगे, अपने दर्शन में विभोर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है 1.5 घंटे लोग लाइन लगा के इस समय दर्शन कर रहे हैं। ये कहीं अलौकिक नजारा है। यहाँ पे सुबह से लाइन लगा कर लोग दर्शन पूजन करते हैं और लंबी लाइनें लगती है। तो कहीं कहीं राम मंदिर जो बन के भव्य रूप से तैयार हो रहा है, ये अलौकिक नजारा। और जो रामलला के 5 पैठा होगी, वो भी जो मूर्ति होगी, वो दिव्य मूर्ति होगी। आप देख करके ही भाव विभोर हो जाएंगे। पूरा अयोध्या जो है इस समय पूरी राममय में डूबी हुई है। जगह जगह पर यहाँ पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जगह जगह पे यहाँ पे मंथन किए जा रहे हैं। राम नाम की धुन हो रही, कहीं कोई सुंदर पाठ कर रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम कर रहा है। तो कहीं कहीं राम नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है। और यहाँ पे दान वीरों की कमी नहीं है, कोई धनुष दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो राम नगरी अयोध्या इसमें त्रेता युग में परिवर्तन हुआ है। कहीं ना कहीं पौराणिक दृष्टि से त्रेता युग में परिवर्तन है। चाहे विकास के मुद्दे पे ले लो, चाहे राम भक्ति के मुद्दे पे ले लो, हर आदमी आता है चंदन लगा करके और माथे पे तिलक लगा करके कुछ ना कुछ खरीदता है और राममय के नारे लगाता गूंजता है। पूरी अयोध्या राममय से गूंज रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या राम में नजर आ रही है। लेकिन आरपी, बात यह है कि अब सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरे देश में राम में माहौल नजर आ रहा है। और इस तस्वीर के जरिए अब लोगों के मन में जो भाव है प्रभु श्री राम को लेकर, वो और ज्यादा जागृत हो रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक 500 सालों का इंतजार है जो खत्म होने को है। और महज अब कुछ दिनों का वक्त शेष बचा है। फाइनल टच बताया जा रहा है, मंदिर को दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 22 से पहले ये मंदिर पूरी तरीके से इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी फिलहाल मुख्य द्वार और सीढ़ियों को लेकर ये बात सामने आ रही है कि वो भी लगभग पूरा हो चुका है। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे कि ये कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सब पूर्ण के कगार पे है और कहीं ना कहीं ये इसी महीने के लास्ट तक लगभग पूरा हो जाएगा। क्योंकि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और भी मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राम मंदिर ऐतिहासिक नजरों से आ रही है। और जो है रामलला का दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो इसमें तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और लगभग कार्य पूरा हो चुका है। चाहे गेट का काम हो, चाहे मंदिर का कार्य
कार्य हो, चाहे विकास का जितना कार्य हो, राम यहाँ पे रोड का कार्य हो, राम भक्त पथ लगभग पूरा किया जा रहा है। और जो भी कार्य से बचेंगे सूबे के मुखिया ने पहले ही कह दिया कि उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बहुत जल्दी रातों दिन कार्य चल रहा है, तो उसमें कोई कसर। और ये विश्व पटल का मामला है, विश्व की निगाहें इसी राम मंदिर पर जुटी हुई है। यहाँ जितने लोग हैं वो भी आ रहे हैं और जितनी फ्लाइटें हैं वो भी यहाँ पे कम से कम जिस दिन रामलला की पाव पैठा होगी हर जगह से फ्लाइटें आएंगी। लगभग 100 एयरपोर्ट का लगभग यहाँ पे वो व्यवस्था की जा रही है कि जो एयरपोर्ट 100 जगह के एयरपोर्ट ये यहाँ पे फ्लाइटें उतरेंगी जी। जो कहीं ना कहीं ये विश्व पटल पे जो है राम मंदिर को इस समय जा रही जी। बिल्कुल साफ तौर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। आरपी देखिए, एक तरफ मंदिर तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन अयोध्या को किस तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, राम नगरी कहलाती है। और हम देख पा रहे हैं कि अभी जैसा आपने भी बताया कि लगातार जो भक्त हैं वो अभी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी से वो देखना चाहते हैं कि कितना माहौल जो है वो पूरी तरीके से राममय होता जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्रशासन भी तैयारियों को लेकर बहुत सजग हो चुका है। चारों तरफ सजावट नजर आ रही है अभी से, क्योंकि अभी से रंगारोगन का कार्यक्रम है वो सब शुरू कर दिया गया है। आरपी जी, आपको बताने चले रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का काम चालू हो गया है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है और यहाँ पे जितना प्रशासन व्यवस्था ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है कि यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं जितनी है बहुत सुटेबल कर दी गई है। तो यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था बहुत 4 चौबंद कर दी गई, जगह पे रूट डायवर्जन किए गए हैं और जो है जितने आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके हर व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। तो यहाँ पे व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे प्रशासन हो चाहे यहाँ का और जो लाइन आर्डर के जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, चाहे प्रमुख सचिव हो चाहे जितने लोग हों, सब अयोध्या में वास कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से देख रहे हैं। यहाँ के ट्रस्ट जितना है तेजी से कार्य कर रहा है, यहाँ पे कोई जो जहां भी जितनी चीजें हैं सब व्यवस्थाएं की जा रही है जी। बिल्कुल साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत कम वक्त बचा है। और देखिए, हमने ये भी देखा है कि जो अयोध्या के व्यापारी है, जो अयोध्या की रहने वाली वहां की जनता है, वो भी काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है। और साफ तौर पर राम नाम की जो चीजें हैं उनकी बिक्री भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोग जब अयोध्या जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। ऐसे में अब राम मंदिर की आकृति की जो चीजें हैं उनका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और चारों तरफ माहौल राम में नजर आ रहा है। जी, आपको बताते चले कि यहाँ पे जितनी दुकानों पे जाओ क्योंकि राम की चीजें नजर आएंगी, पूरी अयोध्या राममय बनाई जा रही है। आप चाहे होटलों में जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको राम ही नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी अयोध्या का पूरे विश्व के एक राममय का वातावरण बनता जा रहा है। और राम राज जो पहले जो था त्रेता युग में, उसी तरह से राम राज कायम होता जा रहा है। हर जगह पे इसकी चर्चाएं चल रही है और राम राज आने के कगार पे पहुंच चुकी है और विश्व पटल पे राम राज कायम हो रहा है अयोध्या से जी। बिल्कुल, विश्व पटल पर राम राज्य कायम हो रहा है और इंतजार भी देखिए बहुत वक्त तक किया गया है, लेकिन अब जब ये इंतजार खत्म होने को है तो ऐसे में बहुत अहम हो जाएगा उस घड़ी का इंतजार करना जब रामलला अपने इस दिव्य मंदिर में विराजेंगे। और आरपी ये भी जानना चाहेंगे कि उससे पहले प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को भी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान अयोध्या को कई सारी हजारों करोड़ की सौगातें मिलने वाली है। क्या कुछ उसमें हो सकता है नया? जी, आपको बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या को वैसे भी तमाम सौगात दी गए हैं और कहने प्रधानमंत्री आएंगे तो और भी सौगातें यहाँ पे पेश करेंगे, क्योंकि ये अब वो अयोध्या नहीं रही है, अयोध्या विश्व पटल की अयोध्या है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई कसर नहीं छोड़ा चाहते, कोई व्यवस्थाओं में कोई चाहे होटल हो चाहे 5 स्टार होटल हो, जितनी व्यवस्थाएं यहाँ पे करना चाहते हैं। और अभी आएंगे तो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और जो इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बना है उसका उद्घाटन करेंगे और भी जितनी चीजें हैं, जितने ओवरब्रिज बने हैं उसका तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को विश्व पटल पर ले जाने का कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया जी का सबसे बड़ा देन रहा। आज जो फिर आ रहे हैं और नई सौगातें देंगे और यहाँ पे सीता झील और जितनी चीजें बननी है उसको भी नई सौगातें का रूप देंगे। तो ये कहीं रामनगरी अयोध्या प्रणाली त्रेता युग में परिवर्तन होने के कगार पर एकदम खड़ी हुई है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उस वक्त का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं जब इस दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। और ये तस्वीर जारी की गई है, इस तस्वीर को देखकर आप देख सकते हैं कि कितना दिव्य स्वरूप इस राम मंदिर को दिया गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सालों का इंतज़ार है जो अब खत्म हुआ है। वो घड़ी आने वाली है जब रामलला इस मंदिर में विराजेंगे और
कलयुग का रामलला का एक वनवास खत्म होगा। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने तस्वीर जारी कर दी है और दिव्य और भव्य स्वरूप में राम मंदिर आगे बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मुख्य द्वार और सीढ़ियां भी लगभग बनाई जा चुकी हैं और फाइनल टच लगातार मंदिर को दिया जा रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाई जाएगी पूरी अयोध्या। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भव्य राम मंदिर की है जो जारी की गई है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से और बेहद खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां व्यापारी को अगवा कर लूटने वालों पर लगेगा गैंगस्टर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, व्यापारी को अगवा कर लूटने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। 2 पुलिसकर्मी समेत 6 आरोपी पहुंच चुके हैं जेल। आम खबर आपको हम बता दें। और मामले में गिरोह का सरगना है बर्खास्त सिपाही। तो मामले में गिरोह का सरगना है बर्खास्त सिपाही। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 हिस्ट्री शीटर समेत 4 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी समेत 6 आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मामले में गिरोह का सरगना है बर्खास्त सिपाही और 2 हिस्ट्री शीटर समेत 4 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की बात सामने आई है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। और यह आम जानकारी, 2 पुलिसकर्मी समेत 6 आरोपी पहुंच चुके हैं जेल। और 2 हिस्ट्री शीटर समेत आपको बता दें कि 2 पुलिसकर्मी समेत 6 आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। और अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर कमिश्नर के फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रकम मांगे जाने की बात सामने आई है। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर मांगी गई रकम। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेया कुमार सिंह। शिकायत के बाद एसआई ने दर्ज कराई एफआईआर। राजस्थान निवासी शिवराज ने बनाई थी फर्जी आईडी। सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर रकम मांगे जाने की बात सामने आई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेया कुमार सिंह। तो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेया कुमार सिंह और शिकायत के बाद एसआई ने दर्ज कराई एफआईआर। अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और शिकायत के बाद एसआई ने एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजस्थान निवासी शिवराज ने बनाई थी फर्जी आईडी। तो राजस्थान निवासी शिवराज ने फर्जी आईडी बनाई थी। सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और कमिश्नर की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से मांगी रकम। मुरादाबाद से खबर। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।